एक गांव में बल्लू नाम का आदमी रहता था। एक दिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अरे भाई बचाओ, मेरे सीने में बहुत ही दर्द हो रहा है रे। हाय कोई है? अरे भाई ललिया, लगता है बल्लू किसी परेशानी में है। फिर वो दोनों भागते हुए उसके घर जाते हैं। अरे बल्लू भाई, क्या हुआ? मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो, नहीं तो मुझे दिल का दौरा पड़ सकता है भाई। फिर वो दोनों बल्लू को उठाकर उसे बैलगाड़ी की तरफ ले जाने लगते हैं। बल्लू भाई, अब शांत हो जाओ और घबराओ नहीं, हम तुम्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। अरे नास मिटो, तुम तो मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। फिर वो तीनों कुछ देर के बाद गांव के अस्पताल में पहुंच जाते हैं। अरे कमबख्तों, ये किस अस्पताल में ले आए मुझे? इस अस्पताल में जो भी भर्ती हुआ है वो आज तक जिंदा वापस लौट कर नहीं गया है। मैं यहाँ भर्ती नहीं होने वाला। अरे बल्लू भाई, अब ज्यादा दिमाग खराब मत करो, भर्ती होना है तो यहीं हो जाओ, यहाँ दूर दूर तक और कोई अस्पताल नहीं है भाई। फिर वो दोनों बल्लू को उठाकर अस्पताल के अंदर ले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक नर्स मिलती है। नर्स मैडम, इसे सीने में दर्द की शिकायत है, आप कृपया इसे यहाँ भर्ती कर लीजिए। हाँ, क्यों नहीं, यही तो हमारा काम है। उस अस्पताल में उसके अलावा कोई भी मरीज नहीं होता। फिर नर्स बल्लू को कुछ दवाइयाँ खाने को देती है। सुबह डॉक्टर साहब आएंगे तो उन्हें अपनी तकलीफ के बारे में बता देना। इतना बोलकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। अच्छा भाई बल्लू, अब हम चलते हैं, तुम आराम करो। अरे नास मिटो, ये मुझे कहाँ भर्ती करवा दिया? यहाँ मेरे अलावा और कोई मरीज ही नहीं है। मैं यहाँ अकेला नहीं रहने वाला। चुपचाप तुम भी यहीं लेट जाओ, सुबह होने पर तीनों एक साथ घर वापस चलेंगे। फिर रात होने पर अस्पताल में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। डर के मारे बल्लू की नींद खुल जाती है। वो बहुत डर जाता है। उसके बेड के नीचे एक चुड़ैल बैठी हुई होती है। ललिया और राघव गहरी नींद में सो रहे होते हैं और वो चुड़ैल बल्लू के बिस्तर के नीचे बैठकर गुर्रा रही होती है। अरे मर गया रे, ये कैसी अजीब अजीब सी आवाजें हैं भाई? मुझे तो पहले से ही इस अस्पताल पर शक था, अब क्या करूं? अरे नास बेटो, उठो, जल्दी उठो, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? अरे कमबख्तों, जल्दी उठो। फिर बल्लू के चिल्लाने पर ललिया और राघव उठ जाते हैं। अरे बल्लू भाई, अब तो नर्स मैडम ने तुम्हें दवाई भी दे दी, अब क्यों शोर मचा रहे हो भाई? तभी वो चुड़ैल गुर्राने लगती है। अरे मर गए रे, ये कैसी आवाजें हैं भाई? ये तो कोई चुड़ैल की आवाज लगती है भाई। जी नर्स मैडम, आप कहाँ हैं? नर्स मैडम। ललिया भाई, कुछ करो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर राघव की नजर बल्लू के बिस्तर के नीचे पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। डर के मारे वो कांपने लगता है। राघव भाई, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें भी दिल का दौरा पड़ गया क्या? अरे भाई, जल्दी से बल्लू के बिस्तर के नीचे देखो भाई। फिर ललिया झांक कर बल्लू के बिस्तर के नीचे देखता है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल है। अरे भागो रे! अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। फिर वो दोनों भागकर एक कोने में खड़े हो जाते हैं। अरे नास मिटो, ऐसा क्या देख लिया मेरे बिस्तर के नीचे? अरे बल्लू भाई, तुम्हारे बिस्तर के नीचे तो एक चुड़ैल बैठी हुई है। अरे मर गया रे। आई मम्मी, बचाओ, मैं कहाँ जाऊं? अरे भाई मुझे बचाओ। बल्लू भाई, बिस्तर से नीचे मत उतरना, वरना ये चुड़ैल तुम्हारी टांग पकड़ लेगी।
हाय रे, ये मैं कहाँ फंस गया रे। हाय, आज मैं नहीं बचूंगा। हाय, अरे नर्स जी, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए नर्स जी, ओ नर्स जी। तभी वो चुड़ैल बिस्तर के नीचे से निकल जाती है। वो नर्स ही चुड़ैल होती है। क्या हुआ बल्लू जी, आपने मुझे बुलाया? अरे मर गए रे बल्लू भाई, ये नर्स मैडम तो चुड़ैल निकली। नर्स जी, कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको कब बुलाया? मैं तो ठीक हूँ। भला मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपको इतनी रात गए परेशान करूँ। मुझे तो लगा आपने मुझे पुकारा है। नहीं नर्स जी, आपने जो मुझे दवाई दी थी उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप भी आराम कर लीजिए। ठीक है बल्लू जी, मैं यहीं बाहर ही हूँ। आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे बुला लेना। जी ठीक है नर्स जी। अरे नास मिटाओ, मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जल्दी पीछे के रास्ते से निकालो। मैंने तो पहले ही कहा था, ये अस्पताल ठीक नहीं है। फिर वो तीनों पीछे के दरवाजे से भागने लगते हैं। अरे भागो रे, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। ये तो भूतिया अस्पताल निकला। अरे भागो रे, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। फिर वो तीनों उस अस्पताल से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। तभी उस चुड़ैल को उनकी आवाजें आ जाती है और वो भी उनका पीछा करने लगती है। तभी बाहर दिन निकल आता है और वो चुड़ैल सूरज की रोशनी की वजह से अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाती। अरे बच गए रे, बच गए। आज तो बाल बाल बचे भाई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक बार रात तो होने दो, फिर तुम्हें मजा चखाऊंगी। मेरे अस्पताल से कोई भी मरीज आज तक जिंदा नहीं लौटा है। तुम भी नहीं बचोगे। डरो मत भाई, ये सूरज की रोशनी में अस्पताल से बाहर नहीं आ सकती। चलो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। फिर वो तीनों किसी तरह वापस अपने गांव आ जाते हैं और फिर कभी भी उस अस्पताल की तरफ पलट के नहीं जाते। एक बार एक गांव में नया नया एक मोमोज बेचने वाला आया। गांव के लोगों को पता भी नहीं था कि मोमोज क्या होते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है। ये गांव अच्छा है मोमोज बेचने के लिए। यहाँ लोगों को मोमोज का पता भी नहीं है और यहाँ कोई और मोमोज बेचने वाला है भी नहीं। ऐसे में जब मैं अकेला होऊंगा मोमोज बेचने वाला, तो लोगों को नया स्वाद भी मिलेगा और चाव से खाएंगे भी सब। खूब बिक्री होगी मेरी तो। मोमोज वाला अगले ही दिन अपना मोमोज का स्टॉल गली के नुक्कड़ पर लगाने लगता है। आओ आओ मोमोज खाओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमोज, 10 रुपए प्लेट, आओ आओ। गांव वाले ये सुनकर आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये मोमोज का होता है? चलो भैया 10 रुपया का बेच रहा है, चल के खा के देखते हैं। रामू और किशन मोमोज वाले के पास मोमोज खाने जाते हैं। आओ भैया, बताओ कितनी प्लेट खाओगे? भैया पहले एक ही प्लेट मोमोज दे दो, जरा खा के देखें कि क्या है। मोमोज वाला एक प्लेट मोमोज उन दोनों को दे देता है। अरे वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, भैया और दे दो। वे लोग पेट भर कर मोमोज खाते हैं और गांव में सभी को बताते हैं मोमोज के बारे में। इस तरह उसका धंधा निकल पड़ता है। उसकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। उसी गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वह बड़ा आलसी और लालची किस्म का था। एक दिन वह मोमोज खाने जाता है। उसने जब मोमोज वाले का काम देखा तो उसके मन में लालच आ गया। ये मोमोज वाले का काम तो बड़ा सही है। पूरा गांव इससे मोमोज खाता है। क्यों ना इसे मार के मैं इसका धंधा करने लग जाऊं। बना बनाया काम भी मिल जाएगा और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। एक रात हरिया भेस बदल कर मोमोज वाले के घर जाता है और सोते हुए उसे चाकू मार देता है। उसका मोमोज बनाने का सारा सामान चोरी करके ले जाता है। अगले दिन हरिया मोमोज बेचने खड़ा होता है। आओ आओ मोमोज खाओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमोज। अरे हरिया,
तूने कब से ये काम शुरू कर दिया रे? वो मोमोज वाला कहाँ गया? अरे उसे नुकसान हो रहा था काम में, इसलिए वो मुझे रात को सारा सामान बेचकर शहर चला गया। अब से मैं ही बेचूंगा मोमोज। चलो फिर देरी कैसी, लगाओ मोमोज। वहीं दूसरी तरफ मोमोज वाला भूत बन जाता है। अरे ये कैसे हो गया? मेरा मोमोज का सामान कहाँ गया? तभी उसकी नजर अपनी लाश पर जाती है। अरे ये तो मैं हूँ, और मेरे पेट पे चाकू, मतलब मैं मर चुका हूँ। भूत बहुत दुखी होता है क्योंकि सोते हुए उसे पता ही नहीं चला कि उसे किसने मारा। जिसने भी मेरे साथ धोखा किया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर मेरी किसी से क्या दुश्मनी थी? भूत अपने कातिल की तलाश में यहाँ वहाँ और गली गली पूरे गांव में भटकने लगता है। इधर हरिया लालच के चलते खराब सब्जियां और खराब टमाटर की चटनी बनाकर मोमोज बेचने लगा। ये तरीका सही है, आधा माल ताजा और आधा खराब मिलाओ तो किसी को क्या पता चलेगा। पैसे भी कम लगेंगे और मुनाफा ज्यादा। खराब मोमोज खाकर लोगों का पेट खराब होने लगा। अरे भाई किशन, पहले वाला मोमोज दुकान वाला कितने अच्छे और स्वादिष्ट मोमोज देता था, और कभी तबीयत भी खराब नहीं हुई। हाँ भैया, ये हरिया पता नहीं कैसे मोमोज देता है। आए दिन तबीयत खराब हो जाती है पर मन नहीं मानता, इसलिए खाने चले जाते हैं। इनकी बातें भूतिया मोमोज वाला सुन लेता है। तो ये सब हरिया का काम है, मेरे बदले वही मोमोज बेच रहा है, मतलब कि उसी ने मेरा खून किया था। भूत एक योजना बनाता है और हरिया के घर रात को जाता है। आखिर आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे। भूत की आवाज सुनकर हरिया जग जाता है। कौन 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 है? सामने आ, मैं वही हूँ जिसकी कमाई तू खा रहा है। तूने मुझे बेरहमी से मार दिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? पर अब मेरी बारी है तुझे परेशान करने की। भूत डरावना रूप लेकर हरिया के शरीर के अंदर घुस जाता है और उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। अगले दिन भूतिया मोमोज वाला अपने ही स्वाद में मोमोज बनाता है और स्टॉल के बाहर फ्री मोमोज का बोर्ड लगाता है और गांव वालों को फ्री में खिलाता है। अरे वाह, इतने दिनों के बाद इतने स्वादिष्ट मोमोज खाए हैं। अरे हरिया, आज तो तूने पहले मोमोज वाले जैसे मोमोज बनाए हैं। ऐसे ही मोमोज बनाया कर, सब लोग भरपेट मोमोज खाते हैं। रात को भूत हरिया का शरीर छोड़ देता। जब हरिया अपना हिसाब किताब देखता तो दुखी होता कि पैसे खत्म होते जा रहे थे, और सुबह होते ही भूत हरिया पर कब्जा कर लेता और फ्री में गांव वालों को मोमोज खिलाता, वो भी बढ़िया। अरे भैया, आजकल तुम्हें हरिया के अंदर बदलाव नहीं नजर आ रहा? देखो, पहले कैसे वो अकड़ में बोलता था और लड़ जाता था, दो पैसे के लिए लड़ जाता था, और अब देखो फ्री में मोमोज खिला रहा है। हाँ भैया, बदलाव तो है। इसका जो ये नया रूप है पुराने मोमोज वाले जैसा है। जैसे वो प्यार से तमीज से मोमोज बेचता था, वैसे ही अब ये देने लगा है। भैया, कुछ तो गड़बड़ लगती है, क्योंकि रोज रोज फ्री में मोमोज कोई नहीं खिलाएगा। हरिया शुरू से ही लालची किस्म का है, इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी इसकी। हाँ भैया, बात तो सही है, जरूर कुछ और ही बात है। जब भूतिया हरिया रात को घर जाने लगता है तो गांव वाले भी उसके पीछे पीछे चुपके से जाते हैं। अब देख तू हरिया, कैसे तुझे सबक सिखाता हूँ मैं। इन पैसों के लिए तूने ये सब किया था ना, अब ये पैसे मैं गांव वालों को फ्री मोमोज खिला के खत्म कर दूंगा, तब तेरी सच्चाई पूरे गांव के सामने लाऊंगा। नहीं भूत भाई, छोड़ दो मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। ये सब गांव वाले सुन लेते हैं और भूत के सामने आ जाते हैं। अब तुम चिंता नहीं करो भाई, हाँ, हम जान चुके हैं कि इसने ही तुम्हें मारा है, और हमसे कहा कि तुम शहर चले गए। भाइयों, मुझे माफ कर दो,
इतने दिनों तक मैंने तुम सबको धोखे में रखा, पर क्या करता, मेरी मजबूरी थी। तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी मौत का बदला हम लेंगे। वे सब हरिया को उसी समय पकड़कर गांव की पुलिस चौकी में ले जाते हैं और उसे सलाखों के पीछे डलवा देते हैं। भूतिया मोमोज वाले को मोक्ष मिल जाता है और वो शांति से भूत लोक चला जाता है। एक गांव में सूरज अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। उसकी सरकारी नौकरी होने की वजह से उसका ट्रांसफर दिल्ली शहर में हो जाता है, तो वह अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधकर शहर आ जाता है और एक बिल्डिंग के 10वें माले पर एक फ्लोर किराए पर लेकर रहने लगता है। अजी, ये घर तो बहुत सुंदर है जी, मजा ही आ गया। इस घर में तो लिफ्ट भी है जी, मैं तो दिन में 10 बार लिफ्ट में झूले खाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुनीता बिल्डिंग के नीचे साथ वाली बिल्डिंग की औरतों के साथ बातें कर रही होती है और बहुत रात हो जाती है। सूरज बालकनी से उसे आवाज लगाता है, अरे सुनीता, बाकी की बातें कल कर लेना, अब रात बहुत हो गई है, ऊपर आ जाओ। फिर सुनीता लिफ्ट की ओर जाती है और दरवाजा खोलकर लिफ्ट में घुस जाती है। फिर जैसे ही वो 10 नंबर दबाती है तो वह बटन काम नहीं करता। अरे, इस 10 नंबर के बटन को क्या हो गया? तभी अचानक से लिफ्ट की लाइट खुद ब खुद बंद और चालू होने लगती है और लिफ्ट में किसी के रोने की आवाज आने लगती है। अरे अरे, ये क्या? ये कौन रो रहा है? और ये बटन खुद ब खुद क्यों जल बुझ रहे हैं? फिर लिफ्ट खुद ब खुद बड़ी तेजी से ऊपर की ओर जाने लगती है और बहुत तेज लिफ्ट के टकराने की आवाज आती है। अरे, अभी तक तो सुनीता को आ जाना चाहिए था, ये आई क्यों नहीं? फिर सूरज अपने घर से निकलकर बाहर लिफ्ट लॉबी में आता है। तभी वह लिफ्ट उस फ्लोर पर आकर रुकती है और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, लेकिन सुनीता उसमें नहीं होती। अरे, ये तो सुनीता का दुपट्टा है, ये कहाँ चली गई? फिर सूरज उसी लिफ्ट से नीचे जाता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। ये सुनीता कहाँ चली गई? लगता है सीढ़ियों से ऊपर गई होगी। फिर सूरज बालकनी से आवाज लगाता है, सुनीता, सुनीता, तुम कहाँ हो? सुनीता, तुम कहाँ हो? सुनीता, हद हो गई अब तो। फिर सूरज इंतजार करता है। इंतजार करते करते उसे नींद आ जाती है और सुबह हो जाती है। सुनीता, जरा एक कप चाय तो लाना। सुनीता, सुन रही हो? लेकिन कोई आवाज नहीं आती। फिर सूरज उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता। वह आस पड़ोस के लोगों से भी पता करता है, लेकिन सुनीता के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर रात होने पर 9वें फ्लोर पर रहने वाली एक औरत लिफ्ट में चढ़ती है। वह 9 नंबर दबाती है, लेकिन वो बटन काम नहीं करता और फिर लिफ्ट की लाइट जलने बुझने लगती है और किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगती हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? तभी लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जाती है और औरत के चीखने की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर सूरज बाहर आ जाता है। कौन है? कौन है? फिर कुछ देर बाद उस औरत का पति अपनी पत्नी को तलाशता हुआ सूरज के फ्लोर पर आता है। सूरज भाई, तुमने मेरी पत्नी को देखा क्या? अरे नहीं भाई, मेरी पत्नी तो खुद कल से गायब है। मैं पूरा दिन उसी की तलाश कर रहा हूँ। पुलिस कंप्लेंट करवाने जा ही रहा था तो किसी औरत की चीख सुनाई दी। तभी वह लिफ्ट वहाँ आकर रुकती है। उसमें उस औरत का दुपट्टा पड़ा होता है। अरे, ये तो मेरी पत्नी का है। मनोज भाई, मुझे भी कल मेरी पत्नी का दुपट्टा लिफ्ट से मिला था। आखिर माजरा क्या है भाई? चलो भाई, बिल्डिंग के सिक्योरिटी इंचार्ज के पास चलते हैं। उसके पास सीसीटीवी की फुटेज होगी। उसमें सविता लिफ्ट में घुसती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब लिफ्ट खुलती है तो वो नहीं होती। मनोज की पत्नी के साथ भी ऐसा ही होता है। ये सब देखकर वे लोग चौंक जाते हैं। आखिर दोनों औरतें कहाँ गईं? सभी बिल्डिंग वाले डर जाते हैं और कोई भी डर के मारे लिफ्ट यूज नहीं करता। इस लिफ्ट में सिर्फ औरतें ही गायब हो रही हैं। रात होने दो, मेरे पास एक तरकीब है। फिर रात होते ही मनोज और सूरज अपनी अपनी पत्नियों के कपड़े पहनकर औरतों का भेष बदल लेते हैं और लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है हमने ये औरतों का भेष बदल कर सही नहीं किया। अभी भी वक्त है, चलो लिफ्ट से बाहर निकल जाते हैं भाई। तुम डरो नहीं,
मेरी तरकीब जरूर काम करेगी। 10 नंबर का बटन दबा दो। फिर सूरज डरते डरते लिफ्ट में 10 नंबर का बटन दबा देता है। तभी लिफ्ट की लाइट जलबुझ होना शुरू कर देती हैं और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गए रे सूरज भाई, अब क्या होगा? तभी वह लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जाने लगती है और सीधा ऊपर छत पर जाकर कूदती है और वहाँ दोनों को कोई शक्ति अपनी तरफ खींच लेती है। अरे मर गए रे। अरे भाई, मेरी तो टांग ही टूट गई। तभी उन्हें उनकी पत्नियां सामने टंकियों के साथ बंधी हुई दिखाई देती हैं। बहन जी, आप जल्दी से नीचे भाग जाइए, यहाँ एक भूत है। अरे सुनीता, ये मैं हूँ, देखो मैं। अजी आप, ये आप हैं? अजी आप आ गए। फिर वे दोनों अपनी पत्नियों को आजाद करवाते हैं। तभी वह शैतान वहां आ जाता है। कौन हो तुम दोनों? जल्दी से अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम कविता है। जी मेरा नाम रश्मि है। वाह, क्या तुम में से किसी का नाम निर्मला नहीं है? लगता है इसे किसी निर्मला नाम की औरत की तलाश है। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता, तुम चारों यहीं मेरी कैद में रहोगी। तभी सूरज बजरंगबली का लॉकेट अपने गले से निकाल लेता है। ये क्या कर रहा है? इसे पीछे हटा दे। नहीं नहीं नहीं, बता तू औरतों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं तो तुझे जलाकर राख कर दूंगा। बताता हूँ, इस लॉकेट को दूर करो। बताता हूँ, हमने भी इस बिल्डिंग में फ्लोर खरीदा था, लेकिन इस बिल्डिंग के बिल्डर ने हमारे साथ धोखा किया। हमसे पूरे पैसे ले लिए और हमें हमारा मकान नहीं दिया। इस सदमे को मेरी पत्नी सहन नहीं कर पाई और उसने इसी छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बिना मैं नहीं रह पाया। अब मैं उस बिल्डर की पत्नी को भी यहीं से नीचे फेंककर अपनी पत्नी की मौत का बदला लूंगा। वो इसी बिल्डिंग में रहती है, मुझे उसी की तलाश है। हम समझते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन उसकी पत्नी की जान लेने से तुम्हें क्या फायदा होगा? हम उस बिल्डर की शिकायत पूरी सोसाइटी और पुलिस से करेंगे और तुम्हें जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलवाएंगे। ठीक है, मैं भी थक चुका हूँ। अब मुझे मुक्ति दिलवा दो। मुझे भी अपनी पत्नी के पास भेज दो। फिर सूरज बजरंगबली का लॉकेट उसके सामने करता है। हे बजरंगबली, आपकी जय हो। फिर वे चारों बिल्डिंग के सारे लोगों को अपने साथ लेकर उस बिल्डर के घर पहुंच जाते हैं और उस पर दबाव डालते हैं ताकि वह उनका घर उसे लौटा दे। बिल्डर भी उस भूत की कहानी और सीसीटीवी की फुटेज देखकर डर जाता है और उस भूत का मकान लोगों को सौंप देता है। अब हम इस मकान का क्या करें? वो दोनों तो इस दुनिया में है ही नहीं, इसका मालिक किसे बनाए? भाई, उसकी एक लड़की है, हम ये मकान उसके नाम कर देते हैं। उस बेचारी को भी अपना मकान मिल जाएगा और उन दोनों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर वे सब लोग उस मकान की चाबी उस लड़की को सौंप देते हैं और सभी बिल्डिंग वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं।